इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो किसी को चुनाव लड़वा दें। हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे हैं, खुद के चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं। विधायकी 2 जगह से हार गए थे। आपको नहीं लगता कि प्रदीप बत्रा जी को मंत्री बनना चाहिए? मदन कौशिक जी ज़्यादा सीनियर हैं अगर हरिद्वार जिले से बात करी जाए। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मदन कौशिक जी को यहाँ से निकाल सरकार भाजपा की बनेगी और मेरे को लगता है इस बार जितनी पिछली बार सीटें आई थी उससे भी ज़्यादा आएंगी। कम नहीं होंगी? कम नहीं होंगी। एंटी इनकम्बेंसी भी तो कोई चीज़ होती है। एंटी इनकम्बेंसी तो होती है लेकिन अपोजिशन भी तो कुछ होना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के 4 से 5 फाड़ हो चुके हैं, आप खुद ही अपने उसमें बताते हैं, है ना। कांग्रेस के उत्तराखंड में 4 से फाड़ हो चुके हैं, इस शहर में 4 से 5 फाड़ हो चुके हैं। यशपाल राणा जी अलग चुनाव लड़ लिए थे, सचिन गुप्ता जी अलग लड़ लिए हैं, बिट्टू शर्मा जी ने कांग्रेस छोड़ दी है, राजेंद्र चौधरी जी आए दिन पता नहीं क्या लेटर निकालते रहते हैं। मैं तो आपके चैनल पे देखता हूँ। विधानसभा चुनाव 2027 का चुनाव आप लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, अगर सिंबल मिलता है तो लड़ेंगे। क्यों प्रदीप बत्रा जी क्या गड़बड़ कर रहे हैं? भाई फिर मैंने बोला नेता डेवलप करने की है हमारे पार्टी में प्रोसेस। 15 साल विधायक रह लिए, डेवलपमेंट हो गया, शहर का जो डेवलपमेंट था आप सबने देख लिया कितना हो लिया। तो अब नया लीडर को हो लिया जिस हिसाब से आपने बोला उससे थोड़ा डाउटफुल कंडीशन था। नहीं कितना हो लिया आपको नहीं, आप सबने देखा कितना हमारा शहर तरक्की कर गया, तो सबने देखा। प्रदीप भैया ने बहुत अच्छा काम किया। अब किसी नए को मौका मिलना चाहिए, मुझे नहीं किसी और को मौका दे दो। एक अक्षय प्रताप सिंह जी हैं, एक चैरब जैन जी हैं, आप लोग। हाँ तो अक्षय और अक्षय भाई को मिल जाए, किसी को मिल जाए। अक्षय भाई थोड़ा सा कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए हैं, तो उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि वो टिपिकली कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए हैं। हमसे भी एक बार गलती हुई थी 17 में कांग्रेस में जाके, मैं मानता हूँ वो गलती है। गलती को गलती मानने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। कांग्रेस में कोई तो होगा जो कांग्रेस वाले देखें फ्यूचर में सीएम बन सकता है। कांग्रेस में हाँ 5-7 सीएम है, वो आपस में पहले तय कर लें कौन बनेगा। 5-7 सीएम है। यशपाल आर्य जी हैं वहाँ पे, और अपना हरक सिंह जी भी वहीं पर हैं, करण मेहरा भी कहते हैं मैं भी हूँ, गणेश गोदयाल जी भी कहते हैं मैं भी हूँ, और पता नहीं 2-4 नाम और भी होंगे जो कहते हैं मैं भी हूँ। पहले वो आपस में तो डिसाइड कर लें करना क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, अगर उस राज्य में कोई भी घृणित कार्य होता है तो कांग्रेस उसको नहीं उठाती, उसको बीजेपी उठाती है। जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर अगर कोई घृणित कार्य होता है, रेप हो गया, मर्डर हो गया, कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोग उठाते हैं, बीजेपी के लोग नहीं उठाते। हमारे देश में जिस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, जिस तरीके से राजनीतिक थॉट्स चल रहे हैं, क्या आपको लगता है इससे देश का विकास होगा? देखिए, किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में जी भाजपा आवाज उठा रही है, हाँ, और भाजपा शासित राज्य में कांग्रेस आवाज उठा रही है, और दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मेरे यहाँ रेप कम हुआ है, तुम्हारे यहाँ रेप ज्यादा हुआ है। रेप कम ज्यादा अगर ये वो ऐसे डिस्कशन कोई हो रहा है तो ये तो निंदनीय है। मैं दोनों पार्टीज के लिए कहूँगा निंदनीय है। मैं भाजपा जनता जब पार्टी राजस्थान की बात होती है तो वहां पर बीजेपी मौन, कर्नाटका की बात होती है वहां पे कांग्रेस मौन। आवाज कोई भी उठाए, जो भी सरकार उस राज्य को रन कर रही है, चाहे वो भाजपा की है चाहे वो कांग्रेस की है, उस दोषियों पे कार्रवाई होनी जरूर होनी चाहिए। उनका कर्तव्य ये है। राजनीति है, आपको पता है, अपोजिशन को मुद्दे चाहिए, चाहे हमारी अपोजिशन, हम अपोजिशन में हो, चाहे कांग्रेस अपोजिशन में हो, वो तो मुद्दा है एक। आवाज़ उठाते रहेंगे, सड़कों पे उतरते रहेंगे, लेकिन जिस प्रदेश में जिस सरकार की रूलिंग है उसने उस पर एक्शन लिया कि नहीं, ये देखने वाली बात है। और जितने भाजपा शासित प्रदेश हैं, अगर आप वहाँ पे एक्शन देखेंगे अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, दैट इज मच मोर हायर देन द कांग्रेस शासित प्रदेश, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट यूपी यूज्ड टू बी द क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। मुजफ्फरनगर यूज्ड टू बी द क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। मुजफ्फरनगर, वी आर सिटिंग 60 किलोमीटर फ्रॉम मुजफ्फरनगर, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया था। आज क्यों ऐसा ठीक हो गया? आज यूपी में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हो रही हैं? बिकॉज योगी जी ने वहाँ डंडा चलाया, एक डर क्रिएट किया, तो वहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। कांग्रेस वाले आवाज़ उठाने उनका फर्ज है। नहीं, आवाज़ उठा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो भाजपा शासित राज्य में कहीं हो रहा है तो हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, तुरंत एक्शन ले रहे हैं। एक्शन ले रहे हैं। देखिए, हमारा काम एक्शन लेना है। अगर हमारे शासित प्रदेश में कहीं हो रहा है, हमारा काम एक्शन लेना है। हमारा काम सड़कों पर उतरना नहीं है। सड़कों पर उतरने काम कांग्रेस का हो गया, वो तो अपोजिशन का रोल है। ठीक है, वो करेगी। देखिए, पॉलिटिक्स में एक रूलिंग पार्टी है, एक अपोजिशन है, दोनों को अपने अपने रोल प्ले करने हैं, और दोनों को रोल प्ले करने जरूरी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस गलत कर रही है, उसको भी अपना रोल प्ले करना जरूरी है अपोजिशन का, और हमें बीइंग दी रूलिंग गवर्नमेंट हमें अपना रोल प्ले करना है। कांग्रेस के लिए तो मैं और कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, इतनी अच्छी चल रही है, आप उसका अपोज भी करो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है उसका भी आप अपोज करो। हाँ, तो किया ना,
ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, तो देखिए ना किस ऑपरेशन किस सिंदूर बात में, पे ऑपरेशन सिंदूर में मैं वहीं आ रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में जब हुआ तो एक तो सिंदूर वर्ड को लेकर के कांग्रेस के एक नेता ने बोला कि ये जो है वन साइडेड है, आप हिंदू को दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा था, नहीं होना चाहिए। और फिर राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि हमारे कितने फाइटर्स, हमारे कितने जेट्स मारे गए, कितने गिरे, कितने कम हुआ, ये बताइए। सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन बात यह कि बीजेपी के लोग फिर जवाब नहीं दे रहे हैं उसमें। नहीं, देखिए कुछ मैटर्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, कुछ मैटर्स हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी के। इस बार हमारे देश पर एक एक्सटर्नल फोर्स ने हमला किया। जब एक एक्सटर्नल फोर्स हमला कर रही है तो सब इंडियंस का दायित्व बनता है कि एक होकर काम करें। कांग्रेस यही चूक कर जाती है। इंटरनली आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे पे अटैक कर रही है या हमारी इंटीग्रिटी पे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तब भाजपा कांग्रेस छोड़ के सबको एक होना पड़ेगा। हाँ, तो हुआ तो हुए तो थे इस बार। कांग्रेस इस बार भी हमारे पे अगर ऑपरेशन सिंदूर पे सिंदूर नाम से दिक्कत हो रही है या फिर हमारे से इंडियन आर्मी से, गवर्नमेंट की तो नहीं, इंडियन आर्मी से कुछ डिटेल्स इंडियन आर्मी पे शक किया जा रहा है, तो ये गलत मानसिकता है, लेकिन उनका आपको नहीं लगता मनोबल कि टूटता है। इस बार जो युद्ध हुआ, युद्ध क्या अभी अभी तो स्टार्टिंग ही थी, मैं समझता हूँ। और मतलब सरेंडर कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि भाई पाकिस्तान ने सरेंडर किया। मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप के कहने पर दोनों जो मुल्क हैं उन दोनों ने डिनाई कर दिया, मतलब लड़े लड़े, सीज़फायर हो गया। सीज़फायर हो गया। हाँ, देखिए अखिलेश भाई, पाकिस्तान की बुरी हालत हो गई थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने उनके टेररिस्ट साइट सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इसके बाद जो वॉर शुरू हुई थी उसमें भी शेलिंग वेलिंग जो भी हो रही थी, जो भी एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, इंडिया वॉज किलिंग इट। हम लोग ऐसी तैसी कर रहे थे उनकी। वो दे वेंट टू यूएस, दे वेंट टू ट्रम्प। आई डोंट नो द इंटरनल थिंग्स। ट्रम्प ने हो सकता है मोदी जी को फ़ोन किया हो या एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने बात करी हो, आई डोंट नो, एंड वी एग्रीड अपॉन कि ठीक है, वी आर गुड फॉर सीज फायर। अगर सीज फायर ना होता, क्या अंत था इसका? आप नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पर। हाँ बताइए। क्योंकि क्या है कि जो नेशन, हमारे देश का जो माहौल था, हमारे देश के लोग साफ तौर पर इस बात को कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही कमजोर है, इस वक्त पाकिस्तान को खत्म कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। अब लोगों का मतलब बेसिकली आप उसको घुटने पर लेकर के आओ। घुटने पे तो आ गया वो। कहाँ घुटने पर आया? जब वो खुद तो भागता ट्रम्प भागता गया यूएस पे, तो यूएस के घुटने पे गया ना, भारत के घुटने पे थोड़ी आया वो। कहीं ना कहीं मतलब हमने मैं कह रहा उसको हूँ कि मजबूर कर दिया ना। शरीफ साहब को मोदी जी के घुटनों में गिरना चाहिए था। वो ट्रम्प नहीं, साहब के, अगर वहां पे जो आप कह रहे हो ना, हाँ, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द वॉर इज ऑफ दैट लेवल, जहां पे हम पूरा टेक ओवर कर चुके हैं। बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? उसकी कॉस्ट भी तो देखनी पड़ेगी आपको। आप कह रहे हैं पाकिस्तान खत्म कर दीजिए, जो वहाँ सिविलियंस रह रहे हैं, व्हाट दे डू हैव टू डू विद अस? उनका तो कोई मतलब ही नहीं आर्मी है। को तो डिस्ट्रॉय कर सकते थे। कैसे? आर्मी को पूरी खत्म करते किसी तरीके से। कैसे क्या तरीका होता? युद्ध अखिलेश भाई एक बात युद्ध का बताइए, पैमाना क्या होता एक है? बात, चलिए ठीक है, उनकी आर्मी खत्म कर देते, उनके मान लीजिए 1000 हैं आर्मी, खत्म कर दिए, 100 तो हमारे भी मरते। ये तो एक वॉर है, दिस इज वॉर। 100 तो हमारे भी मरते, और उन 100 के घर वालों से तो पूछ के देखिए जिसके मरते। अच्छा, मान लीजिए आज रुक गए और फिर से पाकिस्तान वही काम करता है और आकर के फिर हमारे 1000 लोग को मारता है। हमारे 1000 लोग को आकर के वो बम गिराता है, बोलनी नहीं चाहिए, प्लांट करता है। समझिए मेरी बात, अगर आकर के 1000 लोग को मारता है, प्लांट करता है, ऐसे ही आकर जैसे पहलगाम में आकर के आतंकवादियों ने मार दिया पाकिस्तान से आकर के, ऐसे आकर के अब कहीं और आकर के हमला करता है। 26/11 का पूरा आपने देखा, हमने देखा, ताज का पूरा देखा, मुंबई का। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे घटनाएं वो कितनी बार आकर करते रहेंगे, और हमारे देश के लोग कितनी बार मरते रहेंगे, जब आपको पता है बार बार दुश्मन वही हरकत कर रहा है। और इस बार नेशन में, इस देश में, मैं समझता हूँ हर एक पार्टी इस पक्ष में थी। जैसे ही सीज फायर हुआ, सीज फायर होने के बाद कांग्रेस ने उसका विरोध भी किया। उसके अलावा कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की फोटो फ्लैश करना शुरू किया कि देखिए इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान में 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए थे। तो वो उस लेडी, मतलब दिखाया ना कि देखो। हाँ, बिल्कुल, मैं तो खुद मानता हूँ, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, बिल्कुल। तो इस कंडीशन में तो भाजपा के लिए नुकसानदायक रहा ना ये। देखिए, आपको मतलब पब्लिक फेथ, पब्लिक इमोशन की भी मैं बात कर रहा हूँ। हर चीज पब्लिक इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए तो नहीं हो सकती। आप वॉर में रहते हैं, आपके फाइनेंसेस टूटते हैं, बहुत बुरी तरीके से टूटते हैं आपके फाइनेंसेस, आपका मैन पावर खोता है। जिसके घर का मैन पावर खोया उसके दिल से तो पूछ के देखिए। तो वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू एनीथिंग, वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अगर पाकिस्तान कोई हरकत कर रहा है, कायराना हरकत कर रहा है, पाकिस्तान ने हमारे 26 हमारे जो पहलगाम में टूरिस्ट थे, हमारे उन निहत्थे भाई बहन थे, उनके साथ ऐसी दुस्साहस किया, हमने उसका जवाब दिया। 26 के बदले मेरे को लगता है शायद पाकिस्तान के 2600 टेररिस्ट शायद हमने जो एयर स्ट्राइक के थ्रू है शायद मार दिए हों। लेकिन दूसरे की गलती पे हम भी उसके बाद गलती करें और उसको जस्टिफाई करें, ये तो नहीं होगा।
दूसरे की गलती हमारी गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकती। ये हर ह्यूमन को समझना पड़ेगा, हर भारतीय को समझना पड़ेगा। आज के टाइम पे ये ट्रेंड चल गया है कि इसने मेरे साथ ये किया तो मैंने इसके साथ ये कर दिया तो क्या बुरा किया। नहीं, आप दोनों गलत हो गए। अब हमारा टॉलरेंस लेवल इंडियंस का बहुत हाई है, वी हैव अ गुड टॉलरेंस लेवल, और वो हमारी जीत है। चलिए, पब्लिक इमोशन की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी कमजोर साबित हुए या मजबूत? नरेंद्र मोदी जी पूरे पब्लिक इमोशन की बात कर रहा हूँ, पब्लिक इमोशन के बिहाफ पे जवाब दीजिएगा। पब्लिक इमोशंस के बीच में, अगर मैं भी पब्लिक हूँ, हाँ, मैं तो पब्लिक हूँ, मेरी नज़र में तो नरेंद्र मोदी जी का ओहदा बहुत बढ़ गया, क्योंकि वो वॉर रुक गई। उसमें जितने फाइनेंसिस का लॉस होना था इंडिया का, जितने हमारे जवान मरने थे, जितने सिविलियंस पे भी हार्म हो सकता था, वो रुक गया। एट व्हाट? पाकिस्तान को एक तरीके से घुटने पे लाने के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे देश को रुकना पड़ा, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि रशिया के साथ हमारे उतने अच्छे संबंध इस वक्त रहे नहीं? नहीं, पुतिन साहब ने तो बोल दिया था, पुतिन साहब ने बोला है कि आई एम विद इंडिया। हाँ, विद इंडिया, बट जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अगर अमेरिका के शरण में रहेंगे, ट्रंप के साथ घूमेंगे, तो रशिया तो थोड़ा सा विरोध करेगा ही ना। मोदी जी का लेवल उन्होंने इंडिया को इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि हमें किसी की शरण में जाने की अब जरूरत है नहीं। अब देश हमारी शरण में आना शुरू कर दिया है, तो हमने उस अपने लेवल वो कर लिया है। अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, मतलब बिल्कुल है, कोल्ड वॉर होता ही बिल्कुल है, है, दोनों अलग-अलग ध्रुव है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर भारत जो है अमेरिका के शरण में जा रहा है, या अमेरिका के ट्रंप जी के साथ वो दोस्ती करते हुए निभाएंगे मोदी जी, तो इसका खामियाजा हमारे रशिया के साथ संबंध हमारे खराब नहीं होंगे? देखिए, दिस इज नाउ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेटिकली कैसे मैनेज करना है, वी आर द एक्सपर्ट्स इन दैट इन दिस गवर्नमेंट। जब एक तरफ हम ट्रम्प से दोस्ती बना रहे हैं, हम पुतिन से खराब भी नहीं कर रहे हैं, तभी पुतिन ने कहा आई एम विद इंडिया। और रशिया आज से नहीं, हमारा आप सबको पता है, बहुत पुराना मित्र रहा है। और रशिया और हमारा सपोर्ट ऐसा नहीं है एक दूसरे के लिए, इट्स दिल से जुड़े हुए हैं दो नेशन हम लोग। तो डिप्लोमेसी के चलते अगर हम यूएस के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं और एट द सेम कॉस्ट हम पुतिन के साथ अपनी दोस्ती खराब भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो डिप्लोमेटिकली विन है ना हमारी, और वही हम कर रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा इंटरनेशनल के बाद थोड़ा सा कोशिश करते हैं, स्टेट में आते हैं, उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड स्टेट में क्या लगता है 2027 में सरकार किसकी बनेगी? और अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सरकार भाजपा की बनेगी, और मेरे को लगता है इस बार जितनी पिछली बार सीटें आई थी उससे भी ज़्यादा आएंगी। कम नहीं होंगी? कम नहीं होंगी। एंटी इनकम्बेंसी भी तो कोई चीज़ होती है। एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, लेकिन अपोजिशन भी तो कुछ होना चाहिए। अपोजिशन एंटी इनकम्बेंसी का वोट जाएगा कहाँ? अपोजिशन में तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के 4 या 5 फाड़ हो चुके हैं, आप खुद ही अपने उसमें बताते हैं, है ना। कांग्रेस के उत्तराखंड में 4 से फाड़ हो चुके हैं, इस शहर में 4 से 5 फाड़ हो चुके हैं। यशपाल राणा जी अलग चुनाव लड़ लिए थे, सचिन गुप्ता जी अलग लड़ लिए हैं, बिट्टू शर्मा जी ने कांग्रेस छोड़ दी है, राजेंद्र चौधरी जी आए दिन पता नहीं क्या लेटर निकालते रहते हैं, मैं तो आपके चैनल पे देखता हूँ। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ये है कि मेरे से तंग होकर आपको वोट मिलेगा, आप में कुछ है ही नहीं तो वोट मेरे को ही मिलेगा। तो मतलब जनता मजबूरी में भाजपा को वोट देगी? आप एंटी इनकम्बेंसी नहीं, जो 5-10% आप मजबूरी मान 5 to लीजिए, 10%। मजबूरी मान लीजिए। मैं उसमें मतलब मैं कोई घुमाई फिराई बात कभी करता नहीं हूँ। मजबूरी मान लीजिए, मजबूरी में भाजपा जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा, और हम ही वो हैं जो इस देश का तो मजबूरी में मतलब भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर रही है, मजबूरी में? अच्छा, इस जनता को मजबूरी। यूसीसी कौन लेके आया यहाँ पे? यूसीसी हम लेके आए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी लेके आए यूसीसी, और किसी में तो हिम्मत नहीं थी यूसीसी लाने की, हम लेके आए। प्रदेश का विकास कर रहे हैं हम लोग, और मुख्यमंत्री जी भी 27 में पुष्कर सिंह धामी ही बनेंगे फिर से, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, और वही दोबारा मुख्यमंत्री बन के आएंगे, बिकॉज ही इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर अ सीएम फेस। हरीश रावत जी ने कहा कि अब हम राजनीतिक संन्यास ले रहे हैं। हालांकि उनका स्टेटमेंट 2019 में भी था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2022 के आसपास भी उन्होंने कहा था, जब चुनाव होने वाला था तब पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और चुनाव फिर भी लड़े। इस बार उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक संन्यास लूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़वाऊंगा। आपको क्या लगता है, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़वाएंगे? भाई, अगर वो अभी भी संन्यास नहीं ले रहे हैं तो मैं समझ नहीं सकता वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ना उनकी एज साथ दे रही है, ना उनका कुछ साथ दे रहा है। ऐसे में तो आदमी को घर बैठ के पूजा पाठ करना चाहिए, या किसी वानप्रस्थ आश्रम में जाके अपनी जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर हरीश रावत जी चुनाव लड़वाने पर तैयार हैं, तो भाई अब तो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होगा उनका, मान लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और फिर वो मजबूती से चुनाव लड़वाते हैं तो भाजपा के लिए नुकसान नहीं होगा? वो इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो किसी को चुनाव लड़वा दें। हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे हैं, खुद के चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं। विधायकी 2 जगह से हार गए थे, विधायकी 2 जगह से हारे हैं मुख्यमंत्री रहने के बावजूद। तो कोई इतने बड़े कद के नेता नहीं रह गए हरीश रावत जी। एक समय था हरीश रावत जी का,
हाँ। वो समय बहुत पहले जा चुका है, बहुत पहले जा चुका है वो। अब वो केवल उनकी सोशल मीडिया पोस्टों पे ही रह गया है उनका समय, बस और कहीं नहीं रह गया है। कांग्रेस में कोई तो होगा जो कांग्रेस वाले देखें, फ्यूचर में सीएम बन सकता है। कांग्रेस में हाँ 5-7 सीएम है, वो आपस में पहले तय कर लें कौन बनेगा। 5-7 सीएम 5-7 सीएम है। यशपाल आर्य जी हैं वहाँ पे, और अपना हरक सिंह जी भी वहीं पर हैं, करण मेहरा भी कहते हैं मैं भी हूँ, गणेश गोदयाल जी भी कहते हैं मैं भी हूँ, और पता नहीं 2-4 नाम और भी होंगे जो कहते हैं मैं भी हूँ। पहले वो आपस में तो डिसाइड कर लें करना क्या है, पहले आपस में तो कुछ कर लें। उनमें आपस में इतनी लड़ाई है। यही तो कांग्रेस के लोग कहते हैं वहाँ लोकतंत्र है और भाजपा में हिटलर शाही है। हिटलर शाही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक ने किसी ने बोल दिया कि भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा में किसी ने बोल दिया वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है, और कांग्रेस में लोकतंत्र है इसलिए वो लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं। लोकतंत्र है या फाइट तंत्र है, ये तो आप देखो, फाइट तंत्र चलेगा, लोकतंत्र नहीं है ये। लोकतंत्र कांग्रेस में हमारे माननीय धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। धामी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव हार गए। धामी जी भी हार गए। धामी जी हारे, मैं बता रहा हूँ, पर मैं तो बोल रहा हूँ तब भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा थे, मुख्यमंत्री का वो हमारा चेहरा थे। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए, ये भी एक विषय है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन हमने उत्तराखंड की जनता को वादा किया था कि धामी जी आपका मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। हम अपने वादे पे कायम रहे। हम बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ते, जनता को भ्रमित नहीं रखते, जनता को इसमें नहीं रखते कि हाँ ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी हो सकता है। जनादेश तो ये कहता है कि जो चुनाव हार गया उसको कुछ मत बनाओ। जनादेश तो यही होता है ना कि जिसको उस सिटी का वो कहता है, खटीमा का वो कह रहा था। तो खटीमा कह रहा था ना, खटीमा का वो कह रहा था, लेकिन प्रदेश का तो कह रहा था कि धामी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी हम बहुमत में आए। अच्छा, हम बहुमत में ना आते तब बात समझ में आती, लेकिन धामी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, पूरे प्रदेश ने हमें भारी बहुमत दी है, तो वो धामी जी के नाम पे तो दी है हमारे को। लेकिन खटीमा ने हरा दिया। खटीमा ने जनादेश नहीं दिया। खटीमा में कुछ कारण हो सकते हैं, पर्सनल कारण हो सकते हैं, छोटा चुनाव होता है, छोटे चुनाव में बहुत छोटे छोटे इश्यूज हो सकते हैं। खटीमा एक छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पूरे प्रदेश को हम एक खटीमा से तोल के देखें ये गलत है। उस समय जो प्रदेश अध्यक्ष थे मदन कौशिक जी थे, अगर मैं 22 के इलेक्शन की बात करूं, फिर भी चुनाव जीतने के बाद भाई उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। चुनाव जीतने के बाद उनको फिर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। बिल्कुल। तो ये क्या है? एक तरफ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। कौन सा लॉजिक, कौन सा बेस लगा करके दोनों डिसीजंस लिए गए? देखिए, मुख्यमंत्री सरकार का चेहरा है, सरकार का चेहरा है, लोगों ने उनको देख के वोट किया। प्रदेश अध्यक्ष हमारा इंटरनल मैटर है पार्टी का, वो हमारा इंटरनल मैटर है। उसके पीछे पार्टी में क्या चल रहा है उसके पीछे की गणित की जाती है। ठीक, पार्टी ने माननीय मदन कौशिक जी मेरे बहुत आदरणीय हैं, मैं तो मतलब एक तरीके से उनका शिष्य हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, चुनाव मजबूती से जीते। पार्टी को लगा कि अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। हमारी पार्टी में पॉलिटिशियंस डेवलप करने की एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक ही गांधी परिवार बैठा है तो गांधी परिवार। पॉलिटिशियन भाजपा डेवलप कर रही है। बिल्कुल कर रहे हैं हम। पॉलिटिशियन तो कांग्रेस डेवलप कर रही है, कांग्रेस पॉलिटिशियन डेवलप करती है और बीजेपी ले लेती है। बीजेपी यही तो हो रहा है। ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूं 9 विधायक जो उधर से कांग्रेस से आए थे, आज वो मंत्री हैं उनमें से कुछ नहीं। आप समझिए, आपके पास भाजपा के पास जो है नेता तक नहीं है। हर एक नेता, अधिकतर नेता, मैं कहूंगा भाजपा में अधिकतर नेता तो कांग्रेस माइंडसेट के हैं, जो कांग्रेस से निकल करके आ गए। भाई आपके विधायक प्रदीप बत्रा जी भी कांग्रेस से निकल करके आए। भाई क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों नहीं रोक पा रहे? कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ ऐसा चल रहा है, उसकी कुछ रोक नहीं पा रहे। बेसिकली आपके यहाँ डिमांड है, आपके यहाँ डिमांड है और आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे के यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। डिमांड मतलब नहीं है। भाजपा में नेता इंपोर्ट हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। हमारे यहाँ इंपोर्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा विजन बहुत क्लियर है। उन विधायकों को या उन मंत्रियों को लगता है कि कांग्रेस में रह के वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में, जो एक जनहित की पार्टी है, जो देश के लिए कुछ करना चाहती है, उसमें आते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। और नेता आपके डेवलप नहीं हो पा रहे हैं भाजपा के? क्यों नहीं हो पा रहे नेता हमारे डेवलप? अगर ये 9 लोग आए हैं तो क्या हमारे पास कितने, मेरे ख्याल 43 विधायक हैं इस समय हमारे। हाँ। तो 9 में से 43 हटा लीजिए आप, फिर भी 34 तो हमारे अपने ही हैं। इसके पहले भी बहुत सारे नेता जो है, ये तो आना जाना लगा रहता है। ये राजनीति है, देखिए राजनीति आना जाना लगा रहता है। इसमें कोई मैं डिफेंड करूं भाजपा जनता पार्टी को, कांग्रेस पे आरोप लगा, ये तो आना जाना लगा रहता है और ये लगा रहेगा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। 27 में चुनाव लड़ेंगे आप? पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। आना जाना लगा करके करेंगे या कैसे लड़ेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो जरूर चुनाव लड़ा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार शायद मेरे पे विश्वास जताए। विधानसभा चुनाव 2027 का चुनाव आप लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, अगर सिंबल मिलता है तो लड़ेंगे। तो क्यों प्रदीप बत्रा जी क्या गड़बड़ कर रहे हैं? भाई फिर मैंने बोला नेता डेवलप करने की है हमारे पार्टी में प्रोसेस। 15 साल विधायक रह लिए, डेवलपमेंट हो गया, शहर का जो डेवलपमेंट था आप सबने देख लिया कितना हो लिया।
तो अब नया लीडर कितना को डेवलप होलिया हो जिस जाए। हिसाब से आपने बोला उस हिसाब से थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन था। नहीं कितना शायद होलिया मतलब आपको नहीं, आप सबने देखा कितना हमारा शहर तरक्की कर गया, ये तो सबने ही देखा। प्रदीप भैया ने बहुत अच्छा काम किया। अब किसी नए को मौका मिलना चाहिए, मुझे नहीं, किसी और को मौका दे दो। लेकिन नेता डेवलप करने का हमारी पार्टी में कल्चर है, तो मुझे लगता है उसके चलते अब प्रदीप बत्रा का भैया का टेन्योर हो गया है, वो 3 साल हो गए हैं। अब नए को किसी को मौका मिले और वो नई ऊर्जा से रुड़की का विकास करे। आपको नहीं लगता कि प्रदीप बत्रा जी को मंत्री बनना चाहिए? ये तो पार्टी तय करेगी। देखिए मैं तो इसमें तय करने वालों में से कोई नहीं हूँ, तो पार्टी तय करेगी कि उनको मंत्री बनना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मदन कौशिक जी को बनना चाहिए, किसको बनना चाहिए। मेरे हिसाब से मदन कौशिक जी ज़्यादा सीनियर हैं। अगर हरिद्वार जिले से बात करी जाए, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मदन कौशिक जी को यहाँ से मंत्रालय मिलना चाहिए। अच्छा चलिए, तो 2027 में भाजपा की सरकार बन रही है आपके हिसाब से, और 2027 में धामी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और आप चुनाव लड़ सकते हैं देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, रुड़की लड़ सकते हैं, विधानसभा रुड़की से। विधानसभा से लड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भाजपा है। से या कांग्रेस से? भाजपा से भाई, भाजपा। मैं बोल रहा हूँ भाजपा अगर मुझे मौका देगी तो मैं भाजपा से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, और आपके हिसाब से मतलब प्रदीप बत्रा जी को टिकट नहीं मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए, वो तो पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। मिलना चाहिए। मतलब आप विरोध में हैं कि टिकट नहीं मिलना चाहिए? विरोध में नहीं हूँ मैं, तो बस एक मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं प्रदीप भैया के विरोध में कैसे हो जाऊंगा? इतने सीनियर नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके विरोध में कैसे आ मतलब जाऊंगा? आपके हिसाब से नहीं मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 बार का टेन्योर हो गया, अब किसी नए को मौका मिलना चाहिए। हरिवंश कपूर जी 7 बार लड़े। ठीक है, हरबंस कपूर जी 7 बार लड़ लिए, हर जगह की कॉन्स्टिट्यूएंसी की अपनी 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 होती है। 3 बार हो चुका है, अब नए को मौका मिले, अब अपना कुछ तो कांग्रेस से आए हुए जो नेता बीजेपी में हैं उनको मौका मिले या फिर किसको मिले? जो कांग्रेस से आए हुए हमारे यहाँ हैं ना, वो अब कांग्रेस भूल जाइए उनके साथ। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सच्चे समर्पित सिपाही हैं सारे। तो कांग्रेस से आए हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, बहुत पुरानी बात होगी, भूल जाइए। वो आज भाजपा का अंश है, भाजपा का अभंग अंश है वो। तो भाजपा जैसे अपनी कार्यप्रणाली से काम करती है, वैसे ही उनको भी देखेगी, वैसे ही उनको टिकट दिए क्योंकि जाएंगे। अभी आपने कहा कि प्रदीप बत्रा जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, आपके हिसाब से टिकट जो मिलना चाहिए सिर्फ आपको मिलना चाहिए या फिर और भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको मिल जाए? किसी को भी मिले, जो पार्टी को जिता सकता है उसे मिले, और फिर जिसको भी मिलेगा, चाहे प्रदीप भैया को मिले, हम तो फिर खड़े हैं रुड़की सबके। विधानसभा में 2 यंग चेहरे का जिक्र जो अधिकतर हुआ, मतलब आज मैं पर्सनली बात कोट कर रहा हूँ, एक अक्षय प्रताप सिंह जी हैं, एक चैरब जैन जी हैं, आप हो गए। हाँ हाँ, अब तो अक्षय और प्रताप जी, भी अक्षय भाई को मिल जाए, किसी को मिल जाए। अक्षय भाई थोड़ा सा कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए हैं, तो उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि वो टिपिकली कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए हैं। हमसे भी एक बार गलती हुई थी 17 में कांग्रेस में जाके, लेकिन मैं मानता हूँ वो गलती है। गलती को गलती मानने से मैं छोटा नहीं हो जाऊँगा। वो गलती है, आवेश में ही लिया हुआ डिसीजन था, वो गलती हुई है हमसे। लेकिन तो तुरंत ही हम भाजपा में वापस आ गए थे, क्योंकि हमारा जो विजन है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो भाजपा से मैच होती है। अक्षय भाई अभी मेरे ख्याल से अभी 3 साल पहले शायद कांग्रेस से आए हैं, वो कांग्रेस में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो अगर अक्षय भाई हमारी पार्टी को लगता है आइडियोलॉजी के साथ मैच करते हैं, उनको टिकट दे, हम उनके साथ खड़े हैं। हमें लगता है हमें, और किसी को दे, और किसी को दे तो भी चले। भाई महिला सीट हुई थी, हाँ किसने सोचा था 32 आवेदन आएंगे? हाँ 32-34 आवेदन नहीं, तो आवेदन करना हमारी पार्टी में अधिकार है, लोकतंत्र है यहाँ। और पार्टी तय करती है कि 32 में से देना है या 32 के बाहर का देना है। या 32 के बाहर का देना है, बिल्कुल, ताकि विनेबिलिटी बने। विनेबिलिटी चाहिए ना, विनेबिलिटी चाहिए। विनेबिलिटी चाहिए, विनेबिलिटी चाहिए। मेरे मेरे मैंने आवेदन किया था, मेरे पे पार्टी को शायद लगा विनेबिलिटी नहीं थी। जहाँ विनेबिलिटी थी वहाँ पार्टी ने टिकट दी और जीत के आए। वो क्या बोलते हैं, प्रमाण को प्रत्यक्ष, क्या ऐसा कुछ, हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता उसको नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती भाई, जीत के आए हैं। चलिए प्रत्यक्ष और प्रमाण की एक बात कर लेता हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन। धामी जी ईमानदारी से ये बात कई बार कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे सरकार चला रहे हैं। धामी जी की योजनाएं अच्छी हो सकती हैं और खुले तौर पर वो चाहते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार ना हो, वो चाहते हैं कि राज्य जो है सुचारू रूप से बढ़िया से चल सके। लेकिन इसके बावजूद बहुत से अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, आए दिन पकड़े जाते हैं। कभी कोई किसी को पकड़ रहा है, कभी कोई किसी को पकड़ रहा है। आप उत्तराखंड AIPR के पेज पर भी देखेंगे तो भी धामी जी कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे। धामी जी की मंशा सही हो गई, अधिकारी की मंशा कब सही होगी? अधिकारियों की मंशा कब सही होगी? आपके जब सवाल में ही आपका जवाब है। हाँ मैं कह तो पूछ तो रहा हूँ। पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं ना? पकड़े जा रहे हैं। हाँ। पकड़ कौन रहा है? ठीक है, पकड़े जा रहे हैं ना। जो पकड़ा जा रहा है बस पकड़ा जा रहा है, जो नहीं पकड़ा जा रहा है उसका क्या हो रहा है? आप इस बात को समझिए कि आप धामी जी का डर नहीं है। देखिए, अधिकारियों को धामी जी का डर नहीं है। देखिए, आप कुछ एक्शन लेते हैं ना। आज मैं कॉलेज में क्या है, 10 लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक को मैं फायर कर देता हूँ क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, तो 9 अपने आप डर जाते हैं, डर क्रिएट हो जाता है। अब धामी जी हर अधिकारी के पास कैमरा लेके या फिर वो तो नहीं जा सकते, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। जो उनके सामने आता है उस पर तुरंत एक्शन होता है, या तो उसको बचाने की कोशिश करी जाए, वो नहीं हो रहा है।
तो हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। जैसे ऐसे हमारे पास मुद्दे आएंगे, जैसे ऐसे ऐसी रिश्वतखोरी की कोई भी खबरें आएंगी, जीरो टॉलरेंस उन पे काम किया जाएगा, तुरंत उन पे एक्शन लिया जाएगा, ताकि आगे भी एक डर क्रिएट हो। वो हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। डर नहीं रहे ना, लेकिन नहीं, डरना तो वो होता है कि भाई एक बार रिश्वत लेते हुए कोई 10,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कोई 2,000 लेकर पकड़ा गया, कोई 50,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कोई कभी कोई पटवारी पकड़ा गया, कभी आरटीओ में पकड़ा गया। ये चलता आ रहा है, दिन होती है। प्रैक्टिकली बात करें अगर, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, या सपा की सरकार रही है, सब अलग अलग विभिन्न सरकारें रही हैं, हाँ, करप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हर हो नहीं आदमी सकता। ईमानदार नहीं हो सकता। सरकार का काम ये जरूर हो सकता है कि अगर कहीं ऐसी कोई घटना उजागर हो गई है, उस पर तुरंत एक्शन ले, उस अधिकारी को बचाने की कोशिश ना करी जाए। वो हम लोग कर रहे हैं। हम एक एक इंडिविजुअल का माइंडसेट नहीं बदल सकती सरकार। सरकार लेकिन जो गलत करा उसको पकड़ा उसे जाए। पकड़ा जाए, बस उसे उसे पकड़ रहे हैं हम लोग। दैट इज जीरो टॉलरेंस। ठीक। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हो गई, कॉलेज को लेकर के चर्चा किया, थोड़ा सा पॉलिटिकल अब चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आप सुनिए, समझिए और खुल करके अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। कॉलेज को लेकर के भी जो कुछ प्रतिक्रिया देनी वो भी दीजिए, और पॉलिटिकली जो चेरब जैन जी ने बोला 2027 को लेकर के, और आगे भी मैं समझता हूँ कि जैसी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी उस पर हम चर्चा करते रहेंगे बिल्कुल। पॉलिटिकल सिनेरियो में। और आपने जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अखिलेश भाई, आपने इतना समय और आज निकाला। हम अचानक आकर के हमने बहुत सारी चीज़ अरे चर्चा बहुत कर बहुत ली। धन्यवाद अखिलेश भाई, बड़ा अच्छा तो लगा। दोस्तों क्या कुछ कहेंगे आप, वो हम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और खुल करके लिखिए 2027 को लेकर के, रुड़की विधानसभा को लेकर के। और यकीन मानिए कि हम अब 70 की 70 विधानसभाओं में जाएंगे, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं वो भी देखेंगे, और वहाँ के विधायकों ने क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, जनता से पूरी बात करेंगे। जय हो जनता के माध्यम से आप पूरा देखते रहेंगे। अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।